और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। इसे लेकर बंग भवन में राष्ट्रपति और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हो रही है। बांग्लादेश की संभावित कैबिनेट की जो सूची सामने आई है उसमें मोहम्मद यूनुस विदेश, संचार और ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। गृह और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर शेखावत हुसैन को मिल सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ साजिश हुई। लंदन से दुबई तक शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सीक्रेट मीटिंग हुई। इस डर्टी गेम में पूर्व पीएम के बेटे से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक के लिंक का पर्दाफाश हुआ है। 6 साल और 6 देशों में शेख हसीना सरकार के पतन की कैसे की गई प्लानिंग, पूरी डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दुबई, जेद्दा, रावलपिंडी, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी और ढाका। बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी कारस्तानी, बहुत बड़ी फंडिंग और फाइनली बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन। এটা আর আন্দোলন না, যখন পুলিশ হত্যা করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর হত্যা কাণ্ড চলছে, মানুষের বাসায় আগুন দেওয়া হচ্ছে, জার্নালিস্টদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এটা হয়ে গেছে সন্ত্রাস। खाक में मिल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंत की इनसाइड स्टोरी बड़ी खतरनाक है। आंदोलन और उपद्रव के शोलों को जलाने का ऐसा षड्यंत्र सामने आया है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। बांग्लादेश में जो खून की होली खेली जा रही है, शहर शहर जो लाशें गिर रही हैं, गली गली गोलीबारी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे एक ऐसे बदबूदार साजिश की कहानी है जो खौफ से भरी हुई है। बांग्लादेश को फूंक ताप देने के पीछे के किरदारों की पूरी डिटेल आपको एक एक कर दिखाते हैं। साजिश का किरदार नंबर 1 तारिक रहमान। साजिश का किरदार नंबर 2 बांग्लादेश का संगठन जमाते इस्लामी। साजिश का किरदार नंबर 3 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। साजिश का किरदार नंबर 4 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। साजिश का किरदार नंबर 5 चीन की सरकार। इन 5 साजिशकर्ताओं ने बांग्लादेश को पतन के पाताल लोक में पहुंचा दिया है। शुरुआत तारिक रहमान से, जिसे बांग्लादेश में डार्क प्रिंस कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वो चेहरा है जिसने शेख हसीना सरकार की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर जमात इस्लामी के कारकुनों को एक्टिव किया। तारिक रहमान मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने के बाद 2018 से ही देश से बाहर है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन रिजीम चेंज का खाका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से लंदन में तैयार किया गया और बांग्लादेश में लागू किया गया। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए तारिक रहमान और आईएसआई के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में भी अनेक बैठकें हुई। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पॉलिटिकल पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह भी कहा जा रहा है कि तारिक के संबंध पाकिस्तान के जमाते इस्लामी से हैं और जमाते इस्लामी के संबंध अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से हैं। सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर 6 साल पहले से ही तख्ता पलट की तैयारी कर ली थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आईएसआई की तख्ता पलट को लेकर डील हुई थी।
लंदन में इस तख्ता पलट के लिए पहली मीटिंग 2018 में आईएसआई के साथ बीएनपी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान के बीच हुई, जिसके बाद दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके बाद तारिक रहमान की कई बार मुलाकात आईएसआई से यूरोप के कई देशों में हुई थी। आईएसआई ने इसके लिए अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी थी। आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया और आईएसआई ने ही जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से आईएसआई ने तारिक रहमान के जरिए कई मिलियन डॉलर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दिए। जमात इस्लामी ने इस पैसे से ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अपने कैडर तैयार किए। बीएनपी की यूए यूनिट के प्रमुख जाकिर हुसैन और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद के बीच दुबई में अनेकों बैठकें हुई थी। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दुबई में आईएसआई का एजेंट भी है और इन दोनों ने ही मिलकर तारिक रहमान के साथ आईएसआई के नंबर 1 पॉलिसी मेकर जावेद से जिद्दा में मुलाकात फिक्स की थी। आईएसआई ने क्यों रची शेख हसीना सरकार के खिलाफ साजिश? ये ओपन एंड शट केस जैसा है, क्योंकि ये पाकिस्तान ही है जिससे अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और अभी ही नहीं, 1971 से ही, यानी बांग्लादेश के बनने के साथ ही पाकिस्तान की इस देश के खिलाफ खूनी साजिश शुरू हो गई थी। साजिश का किरदार नंबर 2, बांग्लादेश का संगठन जमात इस्लामी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है बांग्लादेश के संगठन जमात इस्लामी को। यह संगठन अभी फुल ऑन एक्टिव है। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल जमात इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर ने ही निभाया है। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। वैसे तो बांग्लादेश के ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस्लामिक छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है। यहां आपको जमात इस्लामी की डिटेल जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में बगावत की आग भड़काने में इस संगठन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी की स्थापना की थी। इसके अलावा इस्लामी विजय, दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना इसका मकसद है। शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी और इसके संगठन छात्र शिविर पर बैन भी लगा दिया था। यह बैन कट्टर इस्लामिक संगठन होने के आधार पर लगाया गया था और जमात इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत एक्शन भी हुआ था। इसके अलावा जमात ए इस्लामी पर आरोप है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर यह काम करता है और बांग्लादेश की आजादी के वक्त जमात ए इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यही वजह है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने जमात ए इस्लामी को बैन कर दिया था, लेकिन तानाशाह जियाउर रहमान ने जमात ए इस्लामी से बैन हटा दिया। साजिश का किरदार नंबर 3, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। छात्र राजनीति के अलावा जमात इस्लामी संगठन मदरसों की गतिविधि में भी सक्रिय है। मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया। इसके पीछे इस्लामी छात्र शिविर ही था। अभियान के पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की थी। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक स्टूडेंट कैंप के छात्र आईएसआई के चंगुल में फंस गए और आंदोलन हिंसक हो गया। बांग्लादेश की व्यवस्था के रसातल में जाने की कहानी लंबी है और इसका कारण है बांग्लादेश की सत्ता और सियासत में
शेख हसीना की गहरी जड़ें। शेख हसीना 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। लंबा शासकीय अनुभव, बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की लिगेसी और बांग्लादेश का लगातार उड़ता विकास का ग्राफ। कई ऐसी वजह थी शेख हसीना के खिलाफ साजिशकर्ताओं की दाल नहीं गलने की। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में हुए चुनाव में बाहरी शक्तियों ने खेल कर दिया। शेख हसीना को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया वो सफल नहीं हो सका और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गई। शेख हसीना के विरोधी दावा करने लगे कि शेख हसीना ने चुनाव में धांधली की है। शेख हसीना ने विपक्ष को कुचलकर सत्ता हासिल की है। शेख हसीना तानाशाह बन गई हैं और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। शेख हसीना के खिलाफ बगावत का मोर्चा सिर्फ छात्रों ने नहीं संभाला। विरोध की इस चिंगारी को बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जैसे बुद्धिजीवियों ने हवा दी। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर हैं और बांग्लादेश में उन्हें बहुत सम्मान हासिल है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है जिसका प्रदर्शन वो एक दशक पहले भी कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश से बाहर हैं और शेख हसीना सरकार की विदाई से बेहद खुश भी हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ही बनाया जाएगा। मोहम्मद यूनुस के बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष से भी बेहद करीबी रिश्ते हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इसके पहले भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ काफी एक्टिव रह चुके हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हम मुक्त हो गए हैं और अब हम एक आजाद देश हैं। जब तक वो यहाँ थी हम कब्जे में थी। वो एक कब्जा करने वाली शक्ति, एक तानाशाह, एक सेनापति की तरह व्यवहार कर रही थी। वो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जनता अपनी सिर आंखों पर बिठाती रही है। यही वजह है कि शेख हसीना के रुखसत होने के बाद देश मोहम्मद यूनुस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आपको दिखाएंगे कि दुनिया भर में चर्चित हस्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस क्यों हो गए थे शेख हसीना सरकार के खिलाफ। क्यों कहा जा रहा है कि शेख हसीना सरकार के पतन में मोहम्मद यूनुस का भी है हाथ। 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस जैसे नए नए आइडिया दिए। इसी बात के लिए डॉक्टर यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 2009 में डॉक्टर यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। 2010 में डॉक्टर यूनुस को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया। तमाम उपलब्धियों के बावजूद शेख हसीना के कार्यकाल में ही मोहम्मद यूनुस पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर गबन करने का आरोप लगा था। इस मामले और लेबर कानूनों को नहीं मानने के आरोप में डॉक्टर यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि यूनुस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं और जमानत पर जेल से बाहर ही आ गए। डॉक्टर यूनुस को बांग्लादेश में एक शक्तिशाली ताकत माना जाता है जिसने लंबे समय तक राजनीतिक प्रवाह देखा है। अब यही बांग्लादेश के तख्ता पलट की साजिश का तार समझिए। मोहम्मद यूनुस विपक्षी पार्टी बीएनपी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान के संपर्क में हैं। तारिक रहमान पाकिस्तान की जमात इस्लामी के संपर्क में हैं। जमात इस्लामी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के संपर्क में है। साजिश की ये कड़ियां अपने आप में पूरी कहानी सुना रही हैं। सवाल है अमेरिका की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश की बगावत में इन्वॉल्व है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। साजिश का किरदार नंबर 4, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी लेकिन शेख हसीना ने इनकार कर दिया क्योंकि यह फैसला चीन को चिढ़ाने वाला होता और जाहिर है अमेरिका की एंट्री से बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह हो जाती। बिना नाम लिए शेख हसीना ने चुनाव के दौरान जिस व्हाइट मैन का जिक्र किया और बात पब्लिक डोमेन में आई वो इशारा अमेरिका की ओर ही था। अमेरिका ने बांग्लादेश में दाल गलाने की खूब कोशिश की लेकिन जब नहीं गली तो शेख हसीना सरकार को चुनाव में धांधली करने वाला कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। साजिश का किरदार नंबर 5, चीन की सरकार।
शेख हसीना भले ही देश छोड़ने पर बाध्य हुई, लेकिन ये तथ्य है कि पिछले वर्षों में बांग्लादेश में विकास रफ्तार पकड़ रहा था। शेख हसीना ने 2 दशकों के कार्यकाल में भारत और चीन के बीच बेहतर बैलेंस बनाकर रखा, लेकिन चीन को बांग्लादेश की जमीन पर BRI चाहिए। भारत के खिलाफ सैन्य जमावड़े के लिए बड़ा बेस चाहिए, नेवल एसेज के लिए और बड़े करार चाहिए। शेख हसीना इसके लिए राजी नहीं थी। आपको याद होगा कि शेख हसीना दिल्ली दौरे के बाद जब बीजिंग गई तो जिनपिंग से तलखियों के बीच उन्हें अपना दौरा कट शॉर्ट कर वापस लौटना पड़ा, यानी चीन को भी नाराज कर बैठी। शेख हसीना आखिर किस किस को खुश रखती? चीन नाराज था कि शेख हसीना भारत से अपने गहरे संपर्क बना रही हैं। अमेरिका नाराज था कि शेख हसीना चीन से हथियार खरीद रही हैं, और पाकिस्तान तो शुरू से ही शेख हसीना और उनकी पार्टी से बेहद नाराज था। इस त्रिकोणीय साजिश के तहत शेख हसीना का तख्ता पलट एक ना एक दिन देर सबेर होना ही था, आखिर जिसके लिए पिछले 6 महीने से साजिश रची जा रही थी और इसी के लिए विदेशों से फंडिंग भी हो रही थी। घरेलू मोर्चे पर इस्लामिक रेडिकल विचारधारा का उभार, विदेशी मोर्चे पर अमेरिका और चीन जैसी शक्तियों की नाराजगी, और सबसे बड़ी साजिश बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, जिसने आरक्षण से भड़के छात्रों के गुस्से में अपना हित तलाशा, और इन सब का नतीजा हुआ कि शेख हसीना की सरकार शहीद हो गई। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना एक बड़ी आबादी को गरीबी और भुखमरी से आजाद कर चुकी थी, लेकिन अब वही शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर हुई, दूसरे देशों में शरण की अपील कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया मुसलमानों पर भी हमले हुए हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात संस्था के मुताबिक बांग्लादेश के अहमदनगर में अहमदिया मस्जिद पर हमला भी हुआ और यहां करीब 70 घरों को निशाना बनाया जा रहा है, और जो अहमदिया मुसलमानों के बताए जा रहे हैं, इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमानों के घायल होने की खबर है। और बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला, हिंसा अभी जारी है। बड़ा खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, कई जगहों पर मंदिर पर हमले भी हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है, लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया, कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है।